नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात में बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। वैसे तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी 90 में से 69 विधायकों के साथ बेहद मजबूत स्थिति में सरकार चला रही, लेकिन मरवाही में उपचुनाव होना है और यहां इस एक सीट को जीतकर सत्ता पक्ष अपना मिशन 70 पूरा कर लेना चाहती। मरवाही के लिए भले ही अब तक चुनाव की तारीखें ना आई हों, लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों दलों ने जोगी के इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए चुनावी जमीन पक्की करना जरूर शुरू कर दी। कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी दे रही है और जीत की रणनीति पर काम कर रही है। इधर भाजपा दौरों और जमीनी स्तर पर संपर्क करके जीत का दावा दोहरा रही। जनता कांग्रेस जोगी का यह कहना है कि दोनों दल चाहे जितने हाथ पैर मार लें, लेकिन ये सीट और इस इलाके की जनता जोगी परिवार को साथ देती आई है और आगे भी देगी। किसका दावा कितना खरा है, किसके दावे में कितना दम है, इस पर बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जोगी के गढ़ में सियासी संग्राम, मरवाही की जंग में किसकी कैसी है तैयारी? जोगी कांग्रेस फिर पड़ेगी भारी या बीजेपी कांग्रेस करेगी सेंधमारी? मरवाही में चुनावी घमासान के लिए मैदान सज चुका है। कोरोना संक्रमण के बीच जनता के दरबार में नेता हाजिरी लगाने लगे हैं। वायदों और दावों का दौर भी चल पड़ा है। बीजेपी कांग्रेस और जोगी कांग्रेस तीनों प्रमुख पार्टियां जीत के लिए अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गई हैं। कांग्रेस के लिए सरकार और संगठन दोनों ने जीत सुनिश्चित करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने पिछले दिनों मरवाही को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देकर वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा क्षेत्र में 4 प्रभारियों की नियुक्ति कर दी। खुद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम विधानसभा क्षेत्र में मोर्चा संभालते हुए कार्यकर्ताओं को लगातार चुनावी टिप्स दे रहे हैं। मरवाही को हम लोग 4 ब्लॉकों के हिसाब से बांटे हैं, अलग अलग उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी है। बूथ सेक्टर जोन में जाके हमारे कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करें, मीटिंग करें और कांग्रेस सरकार की नीतियों योजनाओं को आम जनता तक कैसे लाभ मिले उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के जिला वासियों को इतना सौभाग्य है कि बड़ी तेजी के साथ इसका डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि अधिकांश समय हमने देखा कि कभी 5, कभी 10, कभी 7 ऐसे जिले बनते रहे। ये एक जिला बना है, इसलिए इसका लाभ पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा यहाँ जिला वासियों को मिल रहा है और काफी विकास कार्य हो रहे हैं और आगे भी होंगे। इधर बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। चुनाव प्रभारी अमर अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय लगातार दौरे कर रहे हैं। संभावित दावेदार भी चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। बीजेपी का दावा है कि मरवाही में कांग्रेस घबराई हुई है, इसीलिए अफसरों के तबादले हो रहे हैं। जनता का विश्वास कांग्रेस के प्रति बिल्कुल नहीं है और जो पहले अजीत जोगी जी विधायक थे, उनकी पार्टी छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी उनके नहीं रहने के बाद आज बिल्कुल बिखराव की स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है। देखिए, मरवाही चुनाव से कांग्रेस घबराई हुई है और इसके ताबड़तोड़ घोषणाएं हो रही हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं, अधिकारियों के ट्रांसफर हो रहे हैं। वो सब इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस वहां पर तीसरे नंबर पर है। दूसरी ओर अजीत जोगी के निधन और दिग्गज नेताओं का साथ छूट जाने के बावजूद जोगी कांग्रेस मरवाही सीट पर खुद को बीजेपी और कांग्रेस से 20 साबित करने के प्रयास में है। अमित जोगी और रेणु जोगी लगातार क्षेत्र की जनता को अजीत जोगी के नाम पर सहानुभूति बटोरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। पार्टी का दावा है कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मरवाही की जनता एक बार फिर जोगी परिवार का साथ देगी। पिछले लोकसभा चुनाव में भी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े बड़े नेता जो विधायक रहे हैं, जो 2-2 बार विधायक रहे हैं, जो और बड़े बड़े नेता रहे हैं, वो सब गए थे। लोकसभा में रिजल्ट क्या हुआ? 11 में से 9 सीट भाजपा जीती, 2 सीट में कांग्रेस जीती। तो ये बड़े नेताओं से की जरूरत हमें नहीं है, हमें तो अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा है और कार्यकर्ता हमारे साथ। बहरहाल मरवाही के महासंग्राम में तीनों सियासी दलों का जीत को लेकर अपना अपना दावा है। देखना ये है क्षेत्र की जनता किसका साथ देती है। फिलहाल मरवाही के मुकाबले में सभी दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है और तैयारी जोरों पर। पेंड्रा से शरद अग्रवाल के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।
तो सत्ता पक्ष सिलसिलेवार तरीके से उस पूरे इलाके में प्रभारी नियुक्त कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री, महिला मोर्चा के तमाम सदस्य, उन सबको इस जिम्मेदारी मिली है कि वो प्रदेश सरकार के कामकाज, बीते कुछ समय से जो वहां परिस्थितियां बनी हैं उसमें सरकार उस इलाके के लिए क्या कर सकती है, इन तमाम बातों को जनता और सरकार के बीच में एक पुल की तरह काम करें। दूसरी तरफ उस इलाके के कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो बूथ स्तर तक जाकर पार्टी की चीज़ों को मजबूत करें, सुनिश्चित करें कि लोगों का साथ कांग्रेस पार्टी को मिले। ये बात लोगों को स्टैब्लिश करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है कि दरअसल ये कांग्रेस का गढ़ था, जोगी से कहीं ज़्यादा कांग्रेस का गढ़ था। इधर बीजेपी कहती है कि यहाँ तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रह सकती है और जोगी कांग्रेस का दावा है, आप कितने हाथ पैर मार लें, ये जोगी का गढ़ था, जोगी परिवार को जीत मिलेगी। हमारे साथ इस वक्त दो बहुत ही कुशल नेता और प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, श्रीचंद सुंदरानी साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और रमेश वर्ल्यानी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। आप दोनों को नमस्कार, आप दोनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। रमेश वर्ल्यानी साहब, ये एक सीट जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही, प्रभारी नियुक्त कर दिए, जिम्मेदारियां तय कर दी, लेकिन जोगी कांग्रेस कहती है कि कितने हाथ पैर मार लें वो जोगी का गढ़ है। बीजेपी कहती है आप तीसरे स्थान पर आएंगे। पुनीत जी, असल में भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जोगी कांग्रेस के नेता हो, इनको जमीनी हकीकत का पता ही नहीं है। जो मरवाई विधानसभा क्षेत्र है वो कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है और हमारे पहले उम्मीदवार अजीत जोगी जी थे, तो वो गढ़ तो कांग्रेस पार्टी का है ना। तो कांग्रेस पार्टी के गढ़ में हमारे को काहे की चुनौती है? हम उस गढ़ को पहले भी जीते थे, अब भी जीतेंगे, इसलिए कोई सवाल ही नहीं है कि हम किस नंबर पर थे। दरअसल अजीत जोगी जी को कांग्रेस पार्टी ने ही टिकट दी थी मुख्यमंत्री बनाने के बाद, और कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे वो जीते थे और वो सिलसिला चले आ रहा था जोगी जी के नाम पर। लेकिन आज जोगी जी नहीं हैं तो कांग्रेस पार्टी वहाँ पर है, तो निश्चित रूप से मतदाता कांग्रेस पार्टी को ही पहले भी जानते थे, अभी भी जानते हैं। इस उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाने का काम करेंगे वर्ल्यानी साहब, लेकिन कुछ नेताओं का ऑरा ऐसा होता है, मुख्यमंत्री भूपेश जी, कुछ नेताओं का ऑरा ऐसा होता है। अजीत जोगी के बारे में आप भी बहुत लंबा तजुर्बा रखते हैं, आपने भी देखा है कि उस इलाके में और उनके एक जन नेता वाली जो छवि थी, उनके जाने के बाद एक नेचुरल सिंपैथी, एक सहानुभूति परिवार के साथ में रह सकती है, ये उनका प्लस पॉइंट हो सकता है। दूसरी तरफ ये कि आप भले ही कह रहे हैं कि वो कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन वहां कांग्रेस को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, इसे कांग्रेस पार्टी का डर बताया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। देखिए बुढ़ जी, मैं बता दूं कि व्यक्ति वोट जो होते हैं वो पार्टी के वोट होते हैं और व्यक्ति का ऑरा उसमें वैल्यू एडिशन करने का काम करता है। तो निश्चित रूप से अजीत जोगी जी का ऑरा था, कांग्रेस पार्टी का जो वोट था उसमें अजीत जोगी के जो ऑरा था उसके कारण वोट का प्रतिशत बढ़ता था। लेकिन आज अजीत जोगी जी नहीं हैं और इसलिए कोई सहानुभूति वाली बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि लोगों ने कांग्रेस पार्टी के रूप में वोट दिया था, आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। तो अजीत जोगी की पहचान तो कांग्रेस पार्टी से ही है ना, ये तो वहाँ का मतदाता समझता है। तो और जो हमारी तैयारी है वो तैयारी हम इसलिए कर रहे हैं कि हर चुनाव को हम मजबूती से लड़ना चाहते हैं। हर चुनाव के मामले में हम लोगों ने बस्तर के 2 उपचुनाव हम लोगों ने जीते हैं, तो वहाँ जो तैयारी थी उसी कमोबेश उसी पैटर्न पे यहाँ तैयारी हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने 2018 का चुनाव इसी आधार पर जीता था कि हमने बूथ पर अच्छी वर्किंग की, चुनावी जो मैनेजमेंट है उसको विकेंद्रित करके लोगों को जिम्मेदारियां दी, तब हम चुनाव जीते थे। वही पैटर्न भूपेश बघेल जी ने जो बनाया था उसको वहां लागू कर रहे हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है कि हम बड़ी चिंतित हैं। चलिए श्रीचंद सुंदरानी साहब, बीजेपी क्यों कह रही है कि यहाँ कांग्रेस तीसरे स्थान पर रह सकती है? कांग्रेस तो कहती है कि आपको जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं। देखिए आदरणीय पुनीत जी, सबसे पहले मैं आदरणीय रमेश वर्ल्यानी जी की स्मरण शक्ति को ठीक कर लूं। तो 1998 में चुनाव हुआ तो रामदयाल उइके भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुने गए। 2001 में जोगी जी ने 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुने हुए रामदयाल उइके से श्री अजीत जोगी जी ने इस्तीफा दिलवाकर
वहां पे चुनाव लड़ा, इसलिए ये मुकाबले में कांग्रेस न रहे कि वो कांग्रेस का गढ़ है, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। मैं ये मानता हूँ, कहने में कोई संकोच नहीं कि श्री अजीत जोगी जी का जो ग्लैमर था और पेंड्रा मरवाही क्षेत्र से जो उनका बचपन से जुड़ाव था, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जोगी जी को कदम मजबूत करने की दिशा में मदद मिली। आज हमारे बीच में जोगी जी नहीं है, उसके बाद भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सीट कभी कांग्रेस की नहीं रही, कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा। पोरते परिवार कभी कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी में रहा, उसका एक वर्चस्व जरूर रहा। वो भारतीय जनता पार्टी भी जीते और मैं जोगी जी के आने के बाद जोगी परिवार लगातार वहां पे जीत रहा है, इस बात का मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। लेकिन वर्तमान में लड़ाई जो है वो तीसरे नंबर पे कांग्रेस है, तीसरे नंबर की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस को लगता है कि वापस अगर वो तीसरे नंबर की स्थिति में कहीं न कहीं केंद्र में बैठे राहुल गांधी सोनिया जी को सवाल जवाब के घर में भूपेश बघेल को खड़ा होना पड़ा। चलिए सुंदरानी साहब, क्या आपको लगता है बीजेपी की जीत का आधार क्या बनेगा? क्योंकि एक तरफ सत्ता पक्ष है, उसके पास सीटें ज्यादा हैं, संसाधन है, एक पूरा संगठन का एक बड़ा हिस्सा, मंत्री सभी की वहां ड्यूटी लगाई जा रही, प्रभार सौंपे जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक परिवार है जिसका उस इलाके में अच्छा खासा वर्चस्व रहा, एक जननेता जो वहां से गुजरे हैं उनका सहानुभूति रहेगी, परिवार का ये दावा है। बीजेपी का क्या वहां पर स्टैंड है? बीजेपी किस आधार पर वहां जीत अपनी देखती है? देखिए पुनीत, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी 2003 में और कोटा का उपचुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूत स्थिति में सरकार बनी थी और रेणु जोगी जी कांग्रेस की उम्मीदवार थी और हम लोगों को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा पार्टी ये, लेकिन हम नहीं जीत पाए थे। हम कहीं ना कहीं उस मुकाबले में थे और मुझे लगता है कि अब मुकाबला कांग्रेस को भी हो गया है कि अब सत्ता हमारे हाथ में है, हम सत्ता के सहारे मरवाही की सीट पे काबिज हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मतदाताओं पे कांग्रेस पार्टी का वहां कोई असर नहीं है। वहां चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हो या कांग्रेस के नेताओं का हो या योगी परिवार से जो व्यक्तिगत जुड़ाव लोगों का रहा हो, तो हमें अभी भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। जैसा करिश्माई चेहरा अभी जो कांग्रेस का, और चूंकि जोगी जी का परिवार कोई चुनाव कोई सहानुभूति का वोट उन्हें मिल जाए तो वो स्थिति संभव नहीं लगता। वो दूसरे नंबर तक पहुंच जाए तो सुंदरानी साहब एक तो आपकी आवाज थोड़ी सी बीच में ब्रेक हुई, लेकिन जितना आप समझ पा रहे हैं इतना तय है। लेकिन आपने ये बताया कि क्या कौन किस मुगालते में है। सवाल ये है कि बीजेपी की जीत का आधार क्या दोनों दलों की कमजोरियां बनेंगी? क्या बाकी दलों के मुगालते आपके मुताबिक वो जीत का आधार बनेंगे? क्या बात लेकर बीजेपी वहां जा रही है? क्या मजबूत पॉइंट है जो बीजेपी को वहां जिताएंगे? क्योंकि इस समय संगठन की स्थिति, विपक्ष की स्थिति, देश प्रदेश में जो संक्रमण को लेकर हालात हैं, इन सब के बीच में एक परिवार से सिंपैथी जुड़ी है। इन सब के बाद आपके पास में क्या है उस इलाके के लिए, इस पर बात रखना है। तो मरवाही सीट के ऊपर कौन कितना आगे है तैयारियों के मामले में, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में श्रीचंद सुंदरानी साहब और रमेश वर्ल्यानी साहब जुड़े हैं। दोनों पक्षों की तरफ से चर्चा हो रही है। रमेश वर्ल्यानी साहब, ये सवाल आपसे भी है कि लगातार अगर इस इलाके में कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा तो ये इलाका इतना पिछड़ा क्यों रहा? यहाँ समस्याओं का अंबार क्यों रहा? यहाँ विकास के हालात ऐसे क्यों हैं जो आज दिखाई पड़ते हैं? इतने समय बाद भी इस जगह को अभी भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए इतनी मांग क्यों करनी पड़ रही है? क्या प्लान है कांग्रेस का यहाँ पर? क्यों स्थिति है ऐसी यहाँ की? पुनीत जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी जी और उन्होंने वहां का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन हमारी सरकार का कार्यकाल 3 साल का था। इन 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का राज रहा। 15 साल में पूरी तरह से उनकी उपेक्षा हो गई। अनेक जिले बने, लेकिन
पेंड्रा जिला डॉक्टर रमन सिंह जी ने नहीं बनाया, वहाँ की विकास योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी 2000 के बाद से लगातार हारती आ रही थी। तो ये उपेक्षा का जो शिकार हुआ उसके चलते वो इलाका पिछड़ा रहा है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सबसे बड़ा काम अभी ये किया कि पेंड्रा गोरेला को जिला बनाने का काम किया, मरवाही को तहसील बनाया, वहाँ विकास खंड बनाए और कुछ दिन पहले ही 338 करोड़ की वहाँ की विकास योजनाओं की मंजूरी दी है। तो जो 15 साल का पिछड़ापन था बीजेपी के राज का, उसको दूर करने की दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये, उस इलाके में वनोपज जो है वो मेडिकेटेड वनोपज है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस वनोपज का भरपूर उपयोग करके वहाँ रोजगार के स्थानीय अवसर पैदा किए जाएं। और वहाँ की जनता ये महसूस करती है कि जिस भूपेश बघेल जी ने वहाँ सौगात दी है जिले के रूप में और विकास की जो गंगा बहा रहे हैं, और वैसे भी परंपरागत रूप से वे कांग्रेस के पक्ष में वोट देते आए हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि अजीत जोगी जी के साथ जितने कांग्रेस के कर्मठ नेता जो इलेक्शन मैनेजमेंट का काम देखते थे, वो सारे के सारे जोगी कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस पार्टी के जो मूल पार्टी में लौट के आ चुके हैं। तो हमारा मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट वहाँ बहुत पुख्ता है। हमारे अध्यक्ष मोहन मरकाम जी लगातार दौरे कर रहे हैं और एक विकेंद्रीकृत जो इलेक्शन मैनेजमेंट होता है जिसके आधार पे हमने 2018 का चुनाव जीता है, उसको हम वहाँ पर लागू कर रहे हैं। सुंदरानी साहब, लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रही, गढ़ वो जोगी का कहलाता रहा। अगर वो आपका इलाका होता, अगर वो पिछली सरकार के ध्यान में रहा इलाका होता, तो क्या उसकी वो तस्वीर होती जो आज यहाँ पर है? अब आप क्या लेकर उस इलाके में जाएंगे? बीजेपी क्या उस इलाके में बताएगी ताकि वहाँ आपका प्रतिनिधि चुना जाए? हम लगातार वहाँ पे प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, लगातार काम करते रहे। 55 साल कांग्रेस की भी सरकार रही है। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता 15 साल में कितना विकास हुआ और 55 साल में कितना हुआ। अगर मैं 15 साल के विकास की गाथा गाने लग जाऊंगा तो एक डिबेट कम पड़ेगा पुनीत जी। लेकिन मैं वास्तविकता बताऊं, वहाँ कांग्रेस का कोई आधार था तो जितना भी आधार था उसको जोगी जी समेट के ले गए थे। कुछ लोग उनके वापस आ गए होंगे, मैं वरल्यानी जी की बात से सहमत हूँ। तो ये संभव है कि तीसरे नंबर से दूसरे नंबर की लड़ाई पे लड़ ले, लेकिन पहले नंबर की लड़ाई पे कांग्रेस वहां नहीं आ सकती पुनीत जी। और भारतीय जनता पार्टी की जड़ें मजबूत है। जोगी जी के व्यक्तित्व के सामने हम दूसरे नंबर पे आ जाते थे, लेकिन जोगी जी के पहले वो सीट हम जीतते रहे और इस बार हम पक्का जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी कितना भी जोर लगा दे, कांग्रेस पार्टी 1.5-2 साल में जिस प्रकार से विफल हुई है, कोविड-19 में जिस प्रकार से विफल हुई, शराबबंदी के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, एक लंबी लिस्ट है हमारे पास कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने के लिए। कांग्रेस ने 2 साल में लोगों को सिर्फ निराश किया है। आदिवासी निराश है, किसान निराश है, मजदूर निराश है। ये तो मनरेगा के लिए मोदी जी ने जिस प्रकार उदारता से छत्तीसगढ़ को पैसा दिया और 202 रुपए रोजी किया तो यहाँ के मजदूरों को काम मिला, वरना भूपेश बघेल जी की सरकार के उत्तर देते हैं उनकी बातों का, सुंदरानी जी की बातों का। असल में पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बड़े मुगालते में जी रहे हैं लगता है। और एक दंतेवाड़ा सीट तो बचा नहीं पाए उपचुनाव में अपनी, और बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी वहां जीतेगी नहीं। और मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। हिंदुस्तान का आदमी, चाहे उसमें छत्तीसगढ़ के लोग भी शामिल है, ये महसूस कर रहे हैं बिहार में लोग भाग के जा रहे हैं। करने वाले मोदी जी ने न 15 लाख रुपए दिया और न 15 लाख दिया, न किसानों की आमदनी दुगनी की। और अब तो किसान पूरे देश के आंदोलित हैं कि किसानों को छला जा रहा है। हम लोगों ने 2500 रुपए क्विंटल की दर से खरीदा, लेकिन मोदी जी ने नया विधायक में कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं कि एमएसपी के लिए कानून बनाने से पीछे हट रहे हैं। इसलिए आज पार्लियामेंट में पूरा गतिरोध बना हुआ है। पूरे देश के किसान आंदोलित हैं। देश की जनता महसूस कर रही है कि कोरोना संकट, देखिए जहां तक एमएसपी की बात है, मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है मामला है कि कोई एमएसपी नहीं मोदी जी के जितने भी, चाहे नोटबंदी हो, चाहे गुमराह करने का काम कर रहे हैं, किसानों के बिल किसानों के लिए सारे लाभ सिद्ध हुए हैं। एक रास्ता खोलने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मुश्किल के ये कांग्रेस के लोग खुद भी मुगालते में और किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जबकि किसान
किसानों की दुगनी आय हो, इस दिशा में मोदी जी ने कदम उठाया है। भारी बहुमत से किसानों की स्थिति ठीक हो, किसान संपन्न हो, वो तो अभी जनता बता देगी ना मोदी जी ने क्या किया है। आज पूरा देश का किसान सड़क पर है सुंदरानी जी, नहीं ये तो भ्रमित कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में बिहार के, मध्य प्रदेश के 28 विधानसभाओं के चुनाव में बता देंगे कांग्रेस के साथ किसान है कि नहीं है। देखिए, किसानों का मुद्दा, केंद्र का मुद्दा, क्या इस आधार के ऊपर हम ये मानकर चलें कि मरवाई में चुनाव होंगे? वर्ल्यानी साहब ने जो बातें की, सुंदरानी जी मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं और 2 बार पूछ भी चुका हूं। बीजेपी की जीत का आधार क्या होगा? वो इलाका बीजेपी का गढ़ जैसा आप कह रहे हैं वो रहेगा? प्रदेश सरकार की नाकामी रहेगी? या जैसा आप बता रहे हैं कि इकलौता वहां पर केवल जोगी जी का प्रभाव आपको जीतने से रोकता आया था और ये जीत का आधार बनेगा? आपका आधार क्या है? आपका दावा क्या है उस इलाके में? पुनीत जी, 3 कारण है। पहला कारण है भारतीय जनता पार्टी का आधार। दूसरा है भूपेश सरकार की विफलताओं को हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं और जनता हमको स्वीकार कर रही है। तीसरा, आज जोगी जी स्वयं नहीं है, भूपेश बघेल सरकार ने तो और चौथी बात जो वर्ल्यानी जी बार बार जिला बनाने की बात कर रहे हैं, तो दंतेवाड़ा जिला भी तो हमने बनाया था। 16 जिले से 28 जिले तो हमने बनाए, फिर भी 15 साल की सरकार के बाद ऐसे जिले जहाँ पे 1-2 विधानसभा को छोड़ दिया पेंड्रा को समय मांग हुई थी ना। अब ये दोनों पक्षों की दावें सुंदरानी साहब और वर्ल्यानी जी जनता के बीच में आपके प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, चेहरे भी उतारे जाएंगे, इनके बीच में टक्कर भी देखने को मिलेगी, लेकिन किसका दावा जमीन पर कितना सही है ये बातें कुछ दिनों में स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। जब आप कैंडिडेट्स को उतारेंगे, जब आप उन इलाकों में जाकर जनता से सीधे संपर्क करेंगे, तब उन्हें क्या कहते हैं इस पर भी नजर पूरे प्रदेश की बनी हुई। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए। नमस्कार।